आपका एक बार फिर से संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में स्वागत है। अब तक आपने ऊष्मा बजट की संकल्पना, सूर्य तप और तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित महत्वपूर्ण संकल्पनाओं को न केवल समझने का प्रयास किया होगा बल्कि उसे रिवाइज करके अपना नोट्स भी बना लिया होगा। अब आपको यहाँ यह समझना है कि किस प्रकार तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के सम्मिलित प्रभाव के कारण पृथ्वी की सतह पर तापमान के क्षैतिज वितरण में स्थानिक और कालिक विभिन्नता होती है। जैसा कि लास्ट क्लास के डिस्कशन तक आपने यह भी देखा कि यदि प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा तापमान को निर्धारित करने वाला एकमात्र कारक होता तो पृथ्वी की सतह पर समताप रेखाएं अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती, जबकि वास्तव में तापीय विसंगति के कारण यानी वास्तविक तापमान का अक्षांशीय तापमान में से अंतर होने के कारण ही समताप रेखाएं अक्षांश रेखाओं के समानांतर नहीं होती है। और इस क्रम में आपने यह समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार पृथ्वी की सतह पर स्थल और जल की सतह के विभिन्न ऊष्मन के कारण समान अक्षांशीय प्रदेश के तापमान में स्थानिक विभिन्नता होती है। इसी प्रकार आपने यह भी समझा कि किस प्रकार स्थलीय सतह पर ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में परिवर्तन होता है, यहाँ तक कि ढाल की अभिमुखता, एल्बिडो, समुद्री जलधाराओं और पवन के प्रभाव के कारण किस प्रकार तापमान में परिवर्तन हो सकता है, इसके बारे में भी आपने विचार किया। तो आज एक शॉर्ट यानी संक्षेप में जिस विषय पर या टॉपिक पर आपको विचार करना है वह है तापमान का क्षैतिज वितरण। यानी तापमान के क्षैतिज वितरण पर अगर प्रश्न किया जाए कि तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें और उसके बाद ये भी उस क्वेश्चन में ऐड कर दिया जाए कि साथ में तापमान के क्षैतिज वितरण को स्पष्ट करें, तो कुछ इस प्रकार से आप अपनी बातों को कह सकते हैं कि ग्लोब पर तापमान का क्षैतिज वितरण विशेष रूप से अक्षांश रेखाओं के आधार पर पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि अक्षांशीय परिवर्तन के साथ ही आपतन कोण में परिवर्तन होता है, जिससे प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा में वृद्धि या कमी होने से तापमान में अक्षांशीय विभिन्नता देखने को मिलती है। जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सौर किरण के तिरछेपन में वृद्धि के कारण प्रति इकाई क्षेत्र के में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा में कमी आती है, जो पृथ्वी की सतह पर औसत वार्षिक तापमान में कमी आने का एक महत्वपूर्ण कारण है। तो उसी संदर्भ में ये जो लाइन है, ये लाइन कब स्पष्ट करने की आवश्यकता होगी? जब केवल क्वेश्चन आ जाए तापमान के क्षैतिज वितरण को कारण के साथ स्पष्ट करें, यानी क्षैतिज वितरण का सकारण वर्णन करें, तब इस स्टेटमेंट को स्पष्ट करने के लिए आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण की कहें या अक्षांशीय स्थिति का तापमान से क्या संबंध है उसे स्पष्ट करना होगा। उदाहरण के रूप में देखिए, सामान्य रूप से तापक्रम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि सौर किरण के तिरछेपन में वृद्धि होती है। प्रायः भूमध्य रेखा के निकट के भाग बादलों से आच्छादित रहते हैं। अब यहाँ देखिए, ये दूसरा फैक्टर है कि यह बात सही है कि भूमध्य रेखा पर वर्ष भर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, और यह भी सही है कि अन्य किसी भी अक्षांशीय प्रदेश की जगह भूमध्य रेखा के पास वर्ष भर सूर्य की किरणें लगभग लंबवत रहती है, लेकिन साथ में वहाँ वायुमंडलीय आर्द्रता अधिक होने के कारण आसमान में बादल छाए रहते हैं। जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि जहाँ सघन बादल होते हैं वहाँ सतह को सौर ऊर्जा की प्राप्ति कम होती है, और यही नहीं, सतह से जो हीट या ऊष्मा का निष्कासन होता है उसके बाह्य अंतरिक्ष में जाने की संभावनाएं भी क्या हो जाती, कम हो जाती है, यानी पार्थिवी विकिरण का दर भी कम हो जाता है। इसलिए ही भूमध्य रेखीय क्षेत्र में यानी विषुवत रेखीय क्षेत्र में औसत तापमान, औसत वार्षिक तापमान तो अधिक रहता है, लेकिन सर्वाधिक तापमान को अंकित नहीं किया जाता है, क्योंकि वहाँ बादलों के सघन होने के कारण सतह को अपेक्षाकृत कम सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है। लेकिन ध्यान रखना है कि बादलों के सघन होने के कारण भूमध्य रेखीय क्षेत्र का दैनिक तापांतर नगण्य रहता है। जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि जहाँ
जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है या बादलों की सघनता अधिक होती है, वहाँ का दैनिक तापांतर सामान्यतः कम रहता है। तो यहाँ ये फैक्टर है। देखिए, बादलों के घिरे रहने से यहाँ पर सौर विकिरण की ऊष्मा का बहुत सा भाग बादलों तथा जलवाष्प द्वारा शोषित हो जाता है, जिस कारण भूमध्य रेखा पर कभी भी विश्व के उच्चतम तापक्रम अंकित नहीं हो पाते। यानी किसी खास समय की बात करें तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के पास मैक्सिमम टेम्परेचर को मेजर या अंकित नहीं किया गया। उसका कारण बादलों का वहाँ सघन होना। वहीं देखिए, जबकि कर्क तथा मकर रेखाओं पर यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब का विकास होता है, जो आने वाले टॉपिक को में आप समझेंगे। तो इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं तापमान, यहाँ पर वायु का अवरोहण होता है और साथ में यहाँ आसमान साफ रहता है। तो यहाँ आसमान साफ होने के कारण देखिए, यहाँ लिखा हुआ है आकाश बादलों से आच्छादित नहीं होता है। इसलिए ही कर्क और मकर रेखाओं पर उच्चतम तापमान क्रमशः जून तथा दिसंबर में रहता है। अब ध्यान दीजिएगा कि कर्क और मकर रेखा जो विषुवत रेखा से दूर है, यानी विषुवत रेखा से आगे बढ़ने पर आपको मिलेगा, लेकिन वहाँ आसमान साफ होने के कारण जब जून के समय यानी ग्रीष्म अयनांत के समय सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है और शीत अयनांत के समय यानी दिसंबर के समय जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, तो उस समय का वहाँ जो तापमान होता है वो विषुवत रेखीय क्षेत्र के अधिकतम तापमान यानी विषुवत रेखीय क्षेत्र में जो मैक्सिमम टेम्परेचर किसी समय पे होगा उससे भी अधिक होता है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यदि कोई आपसे प्रश्न करेगा कि कर्क और मकर रेखा के समीप ही सर्वाधिक या अधिकतम तापमान को अंकित क्यों किया जाता है, यानी वहीं का तापमान सबसे अधिक क्यों हो जाता है, कहेंगे क्योंकि वहाँ आसमान साफ होने के कारण जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो सतह को प्रति इकाई क्षेत्र में सौर ऊर्जा की प्राप्ति अधिक होती है। अब ध्यान दीजिए, कर्क और मकर रेखा के बाद के अक्षांशों पर, यानी यदि हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से अगर ध्रुवों की ओर जाते हैं या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती जाती हैं, यानी सौर किरण के तिरछेपन में वृद्धि होती है, जैसा कि आप पहले से जानते हैं। इस कारण से प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा में भी कमी होती जाती है और जो तापमान में कमी आने का एक कारण है। तो ध्यान दीजिए, यदि इस पैराग्राफ पर विचार करेंगे तो यहाँ दो फैक्टर को लिया गया है। एक आपतन कोण यानी सतह और सौर किरणों के मध्य निर्मित कोण, और दूसरा बादलों की सघनता। और इन दो फैक्टर में विषुवत रेखीय क्षेत्र में बादलों के सघन होने के कारण सतह को कर्क या मकर रेखा की तुलना में सौर ऊर्जा की प्राप्ति उस समय भी कम होती है जब वहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। वहीं कर्क और मकर रेखा पर आसमान साफ होने के कारण जब वहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो उस समय वहाँ का तापमान विषुवत रेखीय क्षेत्र के तापमान से भी अधिक हो जाता है। उसके बाद किस फैक्टर को शामिल किया गया, तो आपतन कोण यानी सौर किरण के तिरछेपन में आने वाली कमी को। अब ध्यान दीजिए, मानचित्र पर समताप रेखाओं के द्वारा तापमान के क्षैतिज वितरण को प्रदर्शित किया जाता है। यानी जब हम पृथ्वी की सतह पर तापमान के क्षैतिज वितरण को स्पष्ट करना चाहते हैं तो मैप पर हम समताप रेखाओं की सहायता से ही तापमान के क्षैतिज वितरण को स्पष्ट करते हैं। और समताप रेखाएं जो होती हैं वो समताप रेखाओं के द्वारा तापमान के वास्तविक यानी तापमान की जगह जो सही मायने में किसी स्थान का तापमान होता है उसकी जगह समुद्र की सतह को आधार तल मान लिया जाता है और समुद्र की सतह को मानते हुए समुद्र तल का तापमान बताया जाता है। यानी क्या है, यहाँ समझना आवश्यक है, पृथ्वी की सतह असमांगी है, यानी जल की सतह के साथ स्थल की सतह पर कहीं मैदान, कहीं तो पठार, तो कहीं पर्वतीय क्षेत्र है। और इस कारण से जो है जब हम तापमान का अध्ययन करेंगे और तापमान का मापन करेंगे तो यह पाएंगे कि किसी भी अक्षांश के सभी स्थानों का तापमान एक समान नहीं है, लेकिन जब हम समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली समताप रेखाओं को मानचित्र पर प्रदर्शित करते हैं तो उस समय स्थलस्वरूपीय विषमता को
आधार नहीं बनाते, बल्कि पृथ्वी को समांगी सतह मानते हुए, समुद्र की सतह को आधार मानते हुए समताप रेखाओं को खींची जाती है। इसलिए ही कहते हैं कि समताप रेखाएं कल्पित रेखाएं होती हैं, इमेजिनरी लाइन होती हैं, जिससे एग्जैक्ट टेम्परेचर को हम नहीं दिखाते हैं। अब देखिए, सामान्यतः समताप रेखाएं जो है पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, जो प्रायः अक्षांशों के समानांतर होती है। प्रायः ध्यान दीजिएगा, कहाँ ये अक्षांशों के समानांतर होंगी? जहाँ समांगी सतह का प्रभाव होगा, यानी जहाँ आप कह सकते हैं कि पर्वत, पठार, मैदान या असमांगी सतह के प्रभाव नहीं होते हैं, वहाँ पर एक ही अक्षांश के सभी स्थानों का तापमान लगभग एक समान होता है। इसलिए ही समुद्र की सतह पर जब समताप रेखाएं खींची जाती हैं तो वो लगभग या प्रायः अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती है। लेकिन जहाँ सागर एवं स्थल का मिलन बिंदु होता है, यानी अगर समुद्र से हम स्थल की ओर जाते हैं या स्थल से समुद्र की ओर जाते हैं, जो तटीय क्षेत्र, तट के आसपास का क्षेत्र होता है, वहीं समताप रेखाओं की दिशा में परिवर्तन एवं विचलन हो जाता है। जैसा कि पहले हमने आपको बताया था, तापीय विसंगति, और तापीय विसंगति का तात्पर्य वास्तविक तापमान और अक्षांशीय तापमान के अंतर से है। और आप अब तक ये समझ चुके होंगे कि स्थल की सतह और जल की सतह के विभिन्न ऊष्मन के कारण गर्मी के समय स्थल की सतह का तापमान समुद्र की सतह की अपेक्षा अधिक रहता है, और ठंड के समय स्थल की सतह का तापमान समुद्र की सतह की अपेक्षा कम रहता है। यानी गर्मी के समय हमें स्थल पर अधिक गर्मी पड़ती है, यानी स्थल पर हमें अधिक गर्मी का एहसास होता है, और वहीं ठंड के समय स्थल पर हमें अधिक ठंड का एहसास होता है। तो कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम तट से दूर जाएंगे, वैसे वैसे गर्मी के समय तापमान बढ़ता जाएगा, यानी वास्तविक तापमान अक्षांशीय तापमान से अधिक होता जाएगा। तो कह सकते हैं कि स्थल की सतह पर ग्रीष्म ऋतु के समय वास्तविक तापमान अक्षांशीय तापमान से अधिक होने के कारण पॉजिटिव एनोमली होता है, और वहीं ठंड के समय तट से दूर स्थित स्थलीय भाग में तापमान अपेक्षाकृत कम होने के कारण निगेटिव एनोमली हो जाता है, ऋणात्मक तापीय विसंगति की स्थिति हो जाती है। और ऐसा एक आपको हमने फंडामेंटल लेवल पर हिंट दिया था कि तापीय विसंगति से क्या समझते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब ऐसा होता है तो पूरे वर्ष का तापमान यानी जनवरी एवं जुलाई के तापमान के आधार पर अनुमानित किया जाता है, यानी 2 मंथ लिया जाता है। एक तो जनवरी के समय, जब जनवरी की बात की जा रही है तो उत्तरी गोलार्ध में ठंड का मौसम होगा और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। यानी उत्तरी गोलार्ध को हमेशा हम अध्ययन का आधार लेकर चलते हैं। जब कभी भी हमें दक्षिणी गोलार्ध के बारे में लिखना होता है तो मेंशन करना पड़ता है कि दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। तो जैसे आया जनवरी, तो मान कर चलिए हम लोग उत्तरी गोलार्ध को ध्यान में रखकर चल रहे हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में ठंड का मौसम, और जुलाई के समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। अब सोचिए, इस समय को हम क्यों आधार बनाते हैं? क्योंकि यह ग्लोब पर यानी उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में तापमान की चरम स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि यही वो समय है जिस समय टेम्परेचर या तो बहुत कम होता है या टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। तो अब ध्यान दीजिए, तापमान के क्षैतिज वितरण में पहले आपने जो सबसे महत्वपूर्ण कारक था उसको आधार बनाते हुए आपने इसे स्पष्ट किया। फिर उसके बाद बताएंगे कि तापमान के क्षैतिज वितरण को समताप रेखाओं के द्वारा हम दिखाते हैं। और उसके बाद जनवरी और जुलाई के टेम्परेचर की बात करें तो जैसे जनवरी का तापक्रम है, तो ध्यान दीजिए, जनवरी का मतलब ये हो गया उत्तरी गोलार्ध में ठंड का मौसम और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम। अब यहाँ समझिए, तापीय विसंगति के बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ आधार बनाकर चलना है, और इस डायग्राम को देखना है कि जब उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा, जब उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु का समय होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का समय होगा, समर होगा। तो अब यहाँ समझना है, जैसा कि अभी अब फिर से हमने आपको हिंट दिया कि ठंड के समय स्थल की सतह का तापमान समुद्र की सतह से कम रहता है। ठंड के समय स्थल पर हमें अधिक ठंड लगती है, और अगर हम इसे ध्यान में रखें तो जहाँ पॉजिटिव और निगेटिव एनोमली की बात होती है, तो जहाँ ऋणात्मक विसंगति होती है, जहाँ अपेक्षाकृत कम तापमान होता है, वहाँ समताप रेखाएं विस्तृत रेखा की ओर मुड़ जाती है, और जहाँ
घनात्मक विसंगति होती है यानी अपेक्षाकृत अधिक तापमान होता है, वहाँ समताप रेखाएं ध्रुवों की ओर मुड़ जाती हैं। तो यह पहले भी हमने एक बार आपको अगर इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया तो इसे यहाँ अप्लाई कर सकते हैं कि निगेटिव एनोमली होने के कारण देखिए स्थल पर समताप रेखा किधर मुड़ गई, विषुवत रेखा पर उत्तरी गोलार्ध में, और समुद्र की सतह पर समताप रेखा किधर मुड़ गई, ध्रुवों की ओर, क्योंकि यहाँ कैसा एनोमली है, पॉजिटिव एनोमली है। ठीक है, पॉजिटिव एनोमली है। तो निगेटिव एनोमली, पॉजिटिव एनोमली, और अगर इस जगह पे आए तो फिर से देखिए यहाँ निगेटिव एनोमली की बात हो गई। स्थल की सतह पर निगेटिव एनोमली, ये समताप रेखा अगर इधर आएंगे तो कहीं ना कहीं किधर मुड़ रही है, विषुवत रेखा पर। जब गर्मी का मौसम होगा यानी जब उत्तरी गोलार्ध में ठंड का मौसम है तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होगा, तो गर्मी के मौसम में स्थल की सतह का तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहेगा। तो अब ध्यान दीजिए, अगर ये दक्षिण अमेरिका है या ये ऑस्ट्रेलिया है, यदि यहाँ पॉजिटिव एनोमली है तो इसका मतलब समताप रेखा किधर मुड़ गई, ध्रुव की ओर। और यहाँ अगर अपेक्षाकृत कम तापमान है, निगेटिव एनोमली है, तो समताप रेखा किधर मुड़ गई, इक्वेटर की ओर। तो ये मैप से आप समझ सकते हैं। और पहले हमने इसके फंडामेंटल्स को इसलिए क्लियर किया कि आप आगे अप्लाई कर सकें। अब इतने कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर आप यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जनवरी का महीना अधिक ठंडा होता है तथा इसके ठीक विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में जनवरी के महीने में अत्यधिक गर्मी होती है। इसके कारण को यहाँ स्पष्ट नहीं करना है, कारण आपको पहले से स्पष्ट हो चुका है कि जनवरी के समय यानी दिसंबर जनवरी के समय सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधी पड़ती है और जनवरी के समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि अधिक होती है, उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि की जगह रात की अवधि अधिक होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में जहाँ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं, रात की अवधि अधिक होती है, वहाँ पर सतह को प्रति इकाई क्षेत्र में सौर ऊर्जा की प्राप्ति कम होती है, इसलिए वहाँ ठंड का मौसम होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। अब देखिए, उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंडों की अधिकता के कारण समताप रेखाएं अधिक वक्र तथा परस्पर निकट दिखाई पड़ती हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जैसा कि आप पहले से समझ चुके हैं कि स्थल की सतह की विशिष्ट ऊष्मा कम होने के कारण सतह न केवल जल्दी गर्म होती है बल्कि जल्दी ठंडी भी होती है। तो जहाँ स्थल का प्रभाव होता है वहाँ ऊष्मन और शीतलन का दर बहुत अधिक होता है, इसलिए वहाँ कहीं ना कहीं वार्षिक तापांतर भी अधिक होता है, यानी टेम्परेचर डिफरेंस अधिक होता है। स्थल की सतह पर यही नहीं, तट से दूर जाने पर जलवाष्प की मात्रा कम होने से दैनिक तापांतर भी अधिक हो जाता है। स्थल की सतह पर कहीं पठार, कहीं पर्वत, कहीं मैदान है, तो स्थल स्वरूपीय विषमताओं के कारण ही ऊंचाई के प्रभाव से भी तापमान में अक्षांशीय विभिन्नता देखने को मिलती है। तो कह सकते हैं कि स्थल की सतह पर आप पृथ्वी की सतह यानी स्थल स्वरूपीय विषमता के साथ सतह की विशिष्ट ऊष्मा कम होने के कारण एक ही अक्षांश के विभिन्न स्थानों के तापमान में स्थानिक विभिन्नता देखने को मिलती है, यानी सभी जगह का तापमान एक समान नहीं होता। इसलिए कहाँ समताप रेखाओं में विचलन अधिक होगा, यानी कहाँ तापीय विसंगति अधिक देखने को मिलेगी, तो कहेंगे तापीय विसंगति स्थल की सतह पर देखने को मिलती है। इसलिए ही उत्तरी गोलार्ध में जहाँ स्थल खंडों की अधिकता होती है वहाँ पर समताप रेखाएं अधिक वक्र तथा परस्पर निकट दिखाई देती है। तो देखिए, इसके लिए कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखिएगा, वक्र का संबंध हो गया जहाँ थर्मल एनोमली अधिक होगा वहाँ वक्र अधिक होगा, और परस्पर निकट दिखाई पड़ती है। अगर इसकी बात करें तो परस्पर निकट दिखाई कहाँ पड़ेगी, जहाँ तापीय विभिन्नता अधिक होगी। टेम्परेचर में जितना अधिक डिफरेंस होगा समताप रेखाएं उतना ही पास पास होंगी। अब देखिए, वहीं पर दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल की प्रधानता के कारण समताप रेखाएं अपेक्षाकृत दूर दूर होती है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस कम रहता है, और कम वक्र होती है क्योंकि तापीय विसंगति कम होती है। अब ध्यान दें, दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाओं की संख्या अधिक होती है। क्यों अधिक होती है? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में समांगी सतह का प्रभाव अधिक है और उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंडों की अधिकता अधिक है। तो जहाँ स्थल खंडों की अधिकता अधिक होगी, तापमान में स्थानिक विभिन्नता का प्रभाव अधिक होगा,
वहाँ पर समताप रेखाएं जब जब पास पास होंगी तो उनकी संख्या भी क्या हो जाएगी, अधिक होगी। अब देखिए उत्तरी गोलार्ध में विभिन्न महाद्वीपों पर जनवरी की समताप रेखाएं भूमध्य रेखा की ओर काफ़ी मुड़ जाती है। तो ध्यान दीजिए कहाँ की बात कर रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध की। किस जगह की बात कर रहे हैं, स्थल खंडों की। और किस समय की बात कर रहे हैं, जनवरी की। यानी उत्तरी गोलार्ध में जनवरी के समय ठंड का मौसम रहेगा और स्थल की सतह का तापमान अधिक होगा कि कम, तो कहेंगे कम होगा, यानी निगेटिव एनोमली होगा। तो निगेटिव एनोमली होने के कारण समताप रेखा किधर मुड़ जाएगी, इक्वेटर की ओर मुड़ जाती है। वहीं क्योंकि स्थलीय प्रभाव के कारण तट से दूर स्थित भागों में शीत ऋतु कठोर होती है, यानी शीत ऋतु के समय तापमान अत्यंत कम हो जाता है। कठोर की जगह आप कहेंगे शीत ऋतु के समय तापमान अपेक्षाकृत कम हो जाता है। इसके विपरीत महासागरों का तापमान अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण समताप रेखाएं ध्रुवों की ओर मुड़ जाती है। कब की बात की जा रही है, जनवरी की। तो जनवरी में महासागर की सतह का तापमान अपेक्षाकृत अधिक होता है, यानी पॉजिटिव एनोमली होता है, इसलिए समताप रेखाएं ध्रुवों की ओर मुड़ जाती है। तो जो यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ है वही यहाँ मैप में ड्रॉ किया गया। तो सही मायने में जो मौसम वैज्ञानिक या भूगोलवेता होते हैं वो जो मैप में ऑब्जर्व करते हैं उसी को लैंग्वेज दे देते हैं। तो आप जब कुछ भी पढ़ें तो उसे मैप से रिलेट करके देखिएगा। तो यहाँ अगर टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो मैप में वैसा ड्रॉ करते जाइए और आंसर आपका निकलता जाएगा। और ऐसा करके आप डायग्राम ड्रॉ करके और अपने स्टेटमेंट को वहाँ लिख कर अपनी बातों को स्पष्ट ढंग से रख सकते हैं। अब देखिए जनवरी की औसत तापीय विषुवत रेखा की स्थिति, भूमध्य तापीय विषुवत रेखा, ये एक वर्ड है जो इम्पॉर्टेंट है जिसके बारे में आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा। तापीय विषुवत रेखा का शाब्दिक अर्थ है सर्वाधिक तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली समताप रेखा। तो यहाँ पर सर्वाधिक तापमान के स्थानों को मिलाने वाली समताप रेखा का संबंध उस स्थान या उस क्षेत्र से होना चाहिए जहाँ सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हों, क्योंकि जहाँ सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी वहीं प्रति इकाई क्षेत्र में सौर ऊर्जा की प्राप्ति अधिक मात्रा में होने के कारण तापमान अधिक होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और परिक्रमण के कारण सूर्य की सीधी किरणों का विषुवत रेखा से उत्तरायण या दक्षिणायन होता है। तो जब जनवरी का समय होगा तो सूर्य की किरणों का विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर विस्थापन होता है। इसलिए जो तापीय विषुवत रेखा की स्थिति होती है वो भूमध्य रेखा के दक्षिण में पाई जाती है। और इस महीने में धरातल पर सर्वोच्च तापमान की पेटी 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट महाद्वीपों के ऊपर पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि 30 डिग्री के दक्षिणी अक्षांश का संबंध मकर रेखा के आसपास के क्षेत्र से है और जनवरी का संबंध शीत अयनांत से है। तो शीत अयनांत के समय जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है तो उस समय वहाँ का तापमान अन्य किसी भी क्षेत्र के तापमान से अधिक होता है। एक तो पॉइंट ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, मकर रेखा के समीप समुद्र की सतह और स्थल की सतह पर जहाँ स्थल तट से दूर स्थलीय प्रभाव अधिक होता है वहाँ पर आसमान साफ होने के कारण सतह को सौर ऊर्जा की प्राप्ति भी क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए उस जगह का तापमान अधिक होता है। तो देखिए सारे फैक्टर्स हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये एक तथ्य है, प्रभाव है। इसका कारण आपके पास पहले से है। आप उस कारण के द्वारा अपने कॉन्सेप्ट को यानी तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को रिवाइज करते हुए इस स्टेटमेंट को आप समझ सकते हैं कि स्टेटमेंट को आप कारण के साथ कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए अगर हम जनवरी की जगह जुलाई के तापक्रम की बात करें तो जुलाई का मतलब हो गया उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का समय, ग्रीष्म ऋतु का समय, और दक्षिणी गोलार्ध में उस समय ठंड का मौसम होता है, शीत ऋतु का मौसम होता है। तो अब यहां समझिएगा गर्मी के समय उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंडों का तापमान अपेक्षाकृत अधिक होगा, यानी स्थलीय सतह पर पॉजिटिव एनोमली होगा। और वहीं
जल की सतह का तापमान अपेक्षाकृत कम होगा, निगेटिव एनोमली होगा समुद्र की सतह पर। अब ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाना चाहिए कि अगर पॉजिटिव एनोमली है तो समताप रेखा किधर मुड़ेगी, पोल की तरफ, और अगर निगेटिव एनोमली है तो समताप रेखा किधर मुड़ेगी, इक्वेटर की ओर। तो ध्यान दीजिए, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी के समय जब स्थल की सतह का तापमान अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है, यानी पॉजिटिव तापीय विसंगति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो समताप रेखाएं ध्रुवों की ओर मुड़ जाती है। और इसी समय समुद्र की सतह का तापमान अपेक्षाकृत कम होने के कारण समताप रेखाएं विषुवत रेखा की ओर मुड़ जाती है, क्योंकि निगेटिव एनोमली के समय समताप रेखाओं का झुकाव या मुड़ाव विषुवत रेखा की ओर होता है। जस्ट रिवर्स है कि दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु का मौसम होने के कारण स्थल का तापमान कम रहता है, यानी निगेटिव एनोमली होता है, इसलिए समताप रेखाएं किधर मुड़ जाती हैं, तो कहेंगे समताप रेखाएं कहीं ना कहीं निगेटिव एनोमली होने के कारण ये किस तरफ मुड़ेंगी, तो ये मुड़ जाती हैं विषुवत रेखा की ओर। और वहीं स्थल की सतह से जल की सतह पर जाएंगे, वहाँ पर अपेक्षाकृत तापमान अधिक रहता है, पॉजिटिव एनोमली होता है, इसलिए समताप रेखा किधर मुड़ गए, पोल की ओर। ये सेम कॉन्सेप्ट है। देखिए ध्यान दीजिए, पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर करके उस कॉन्सेप्ट को एक अपना लैंग्वेज दे दीजिए, और उस कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो एक लाइन की सहायता से, यानी किसी एक कॉन्सेप्ट की सहायता से आप 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज तक लिख सकते हैं, क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको कई उदाहरण मिलेंगे। यानी उदाहरण अनेक होते हैं, कारण एक होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो तथ्य होते हैं, तो तथ्यों को याद करने की बजाय, तथ्यों में उलझने की बजाय पहले किसी भी एक उदाहरण को लेकर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, फिर उसी कॉन्सेप्ट को आधार बनाकर अलग अलग क्षेत्र में अप्लाई कीजिए। तो देखिए सेम कॉन्सेप्ट था, बस समय चेंज कर गया और थोड़ा सा लैंग्वेज फिर यहाँ चेंज करेगा। देखिए उत्तरी गोलार्ध में जुलाई का महीना अत्यधिक गर्म, परंतु दक्षिणी गोलार्ध में ठंडा होता है। क्यों होता है आपको अब स्पष्ट हो चुका है। इस समय सूर्य की लंबवत किरणों का उत्तरायण होता है, क्योंकि अगर जनवरी के समय सूर्य की लंबवत किरणों का दक्षिणायन होगा तो जुलाई के समय सूर्य की लंबवत किरणों का उत्तरायण होता है। अगर जनवरी के समय सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं तो जुलाई के समय कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। तो ऐसा वर्ड लिखने की बजाय लिखेंगे कि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। जुलाई में अधिकतम तापमान महाद्वीपों पर पाया जाता है। कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों पर। जुलाई के महीने के मानचित्र पर समताप रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में अत्यधिक वक्राकार तथा अनियमित दिखाई पड़ती हैं। क्यों समताप रेखाएं अत्यधिक वक्राकार और अनियमित क्यों दिखाई पड़ती हैं? स्थल खंडों की अधिकता के कारण। किसकी तुलना में? तो दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में। अब देखिए जुलाई के ताप मानचित्र पर उच्च तापमान लगभग 32 डिग्री सेंटीग्रेड की एक लंबी विस्तृत पेटी उत्तरी अफ्रीका से दक्षिण पश्चिमी एशिया होती हुई पश्चिमोत्तर भारत तक फैली हुई है। क्योंकि अगर हम लंबी विस्तृत पेटी की बात करें और वो भी उत्तरी अफ्रीका दक्षिण पश्चिम एशिया, तो यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है और स्थलीय प्रभाव के कारण यहाँ का तापमान अधिक होता है, इसलिए एक ताप कटिबंध विकसित हो जाता है। और वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी भाग में उस तापमान की ऐसी दूसरी पेटी पाई जाती है। क्योंकि अगर आप मैप को ध्यान से देखेंगे तो अफ्रीका से एशिया तक ऐसा लगेगा दोनों महाद्वीप आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि अफ्रीका और एशिया के बीच में एक सिर्फ लाल सागर है जो कहीं ना कहीं उन दोनों के को अलग करता है, दोनों के को अलग महाद्वीप के रूप में प्रदर्शित करता है। तो एक प्रकार से अफ्रीका से एशिया तक का विस्तार जो है एक क्रमिक विस्तार है, एक ऐसे विस्तार के रूप में है जहाँ पर मध्य में कोई बृहद सागर या महासागर नहीं है, इसलिए ऐसी विशेषता उसके बाद देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम अफ्रीका से नॉर्थ अमेरिका की तरफ आते हैं तो यहाँ अटलांटिक महासागर होने के कारण यहाँ के बाद फिर अधिक तापमान का प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है? यूएसए में, तो वहाँ दूसरी पेटी पाई जाती है। अब देखिए जुलाई में महाद्वीपीयता के कारण ही उत्तर पूर्वी साइबेरिया समान अक्षांश में स्थित अन्य भागों की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाता है।
तो जब आप जुलाई में कहाँ पहुँच गए, यूरोप के यूराल पर्वत को क्रॉस करके एशिया में आ गए और एशिया में भी उत्तर पूर्वी साइबेरिया के पास चले गए। तो अगर आप मैप को ऑब्जर्व करेंगे तो यह पाएंगे कि यूरेशिया जहाँ पर यानी यूरोप और एशिया, वहाँ पूर्व पश्चिम विस्तार सबसे अधिक है। इसलिए साइबेरिया में स्थलीय प्रभाव सबसे अधिक देखने को मिलता है। अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे महाद्वीपीयता से संबंधित विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक उपयुक्त है, तो कहेंगे साइबेरिया का क्षेत्र। और साइबेरिया में गर्मी के समय अन्य क्षेत्र की तुलना में, उसी अक्षांश के अन्य क्षेत्र की तुलना में अधिक तापमान होता है। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में जुलाई के समान महासागरों की अपेक्षा महाद्वीप अधिक गर्म होते हैं। इसी गोलार्ध में जनवरी की अपेक्षा जुलाई की समताप रेखाएं कम तथा दूर दूर पाई जाती है। क्यों दूर दूर पाई जाती है? क्योंकि स्थल खंडों की अधिकता है। तो स्थल खंडों की अधिकता होने के कारण ताप कटिबंध का विकास हो जाता है। टेम्परेचर डिफरेंस बहुत अधिक नहीं होता है स्थल खंडों पर, और इस कारण से आपको समताप रेखाएं दूर दूर होंगी, क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में यानी जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ का टेम्परेचर लगभग सभी जगह एक समान रहता है। अब देखिए, अगर इस महीने में सभी समताप रेखाएं उत्तर की ओर खिसक जाती है तथा उनकी सामान्य प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों खिसक जाती है? क्योंकि जब सूर्य की सीधी किरणों का उत्तर की ओर विस्थापन होगा तो सर्वाधिक तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली समताप रेखा, तापीय विषुवत रेखा का भी क्या होगा, उत्तर के विस्थापन होगा, इसलिए खिसक जाती है। इस महीने में दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाएं लगभग समानांतर होती है। क्यों होती है? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थलखंडों का अभाव है और समांगी सतह का प्रभाव होने के कारण वहाँ पर समताप रेखाएं समानांतर होती है। जबकि एशिया, अफ्रीका एवं उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों पर अंडाकार होती है। तो देखिए, एशिया की बात करें, अफ्रीका की बात करें और उत्तरी अमेरिका की, उत्तरी गोलार्ध में है, यहाँ पर स्थलखंडों का प्रभाव अधिक होता है, गर्मी का मौसम होता है, इसलिए जो समताप रेखाएं हैं वो ध्रुवों की ओर मुड़ जाती हैं और कुछ कहीं ना कहीं क्षेत्रीय प्रभाव, स्थलीय प्रभाव के कारण एक ऐसे क्षेत्र, अधिक तापमान वाले क्षेत्र का विकास हो जाता है जो जहाँ पर समताप रेखाएं सीधी होने की बजाय अंडाकार या द्रविताकार हो जाती है, जिसके केंद्र में उच्च तापमान मिलता है। जुलाई में समताप रेखाएं महाद्वीपों पर उत्तरी ध्रुव, क्यों उत्तरी ध्रुव की ओर चली जाती है महाद्वीपों पर? क्योंकि महाद्वीपों पर पॉजिटिव थर्मल एनोमली होता है और वहीं महासागर पर भूमध्य रेखा की ओर मुड़ जाती है। तो देखिए, आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है। बस मैं यही कहूँगा कि मेरा कार्य है टॉपिक को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ना। मेरी रफ्तार से हो सकता है आप अपनी रफ्तार बनाने लगे और इस क्रम, ऐसा करने के क्रम में आप कहीं जल्दीबाजी ना कर दें, और जल्दीबाजी करके आप जितना समय टॉपिक को देना चाहिए उतना समय नहीं देंगे तो आगे उलझने बढ़ेंगी। हमेशा ध्यान रखिए, जो टॉपिक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसे मुझे समझने में भी और मुझे तैयार करने में भी समय लगा, और कितने वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूँ उसके आधार पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो कम से कम आप किसी एक टॉपिक पर समय दीजिए, थोड़ा सा समझ में आ जाए तो समझ को फिर आधार बनाकर आगे बढ़िए। तो जल्दीबाजी में ये सब नहीं पढ़ना है। ऐसे वर्ड यूज़ किए जाते हैं, तापमान के प्रादेशिक वितरण में के बारे में अगर लिखना होगा, इसके पहले था क्षैतिज वितरण, अब है प्रादेशिक वितरण, कि अगर हम इक्वेटर से, भूमध्य रेखा से, कर्क रेखा से अगर हम उत्तरी ध्रुव वृत्त 66.66 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा की तरफ जाते हैं, फिर उत्तरी ध्रुव की ओर, इसी प्रकार हम दक्षिणी ध्रुव की ओर आते हैं तो कई सारे ताप कटिबंध का विकास हो जाता है। तो इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में होने वाले परिवर्तन के कारण जो जिस कटिबंध का विकास होता है उसे यहाँ एक बार समझ लीजिए। क्योंकि उष्ण कटिबंध का शाब्दिक अर्थ क्या है? दो अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित क्षेत्र। उष्ण का मतलब क्या है? अधिक तापमान। तो अधिक तापमान वाले क्षेत्र, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित अधिक तापमान वाले क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं। उसके बाद देखिए शीतोष्ण कटिबंध, जिसको शीतोष्ण लिखा हुआ है, इसे आप कह सकते हैं कि कूल टेम्परेट जोन, और शीत कटिबंध कोल्ड जोन। तो अगर हम
कर्क रेखा से नॉर्थ की ओर जाते हैं, जहाँ तापमान कम हो जाता है उसे कूल टेम्परेट जोन भी कहा जाता है, और पोल की ओर चले जाते हैं तो उसे कोल्ड जोन कहा जाता है। तो इसको सिर्फ यह क्या आधार है, हम यहाँ पृथ्वी को समांगी सतह मान लिए हैं, और समांगी सतह मानते हुए अक्षांशीय विस्तार के आधार पर हम चाहें तो पृथ्वी को अलग अलग तापीय कटिबंध यानी थर्मल जोन में डिवाइड कर सकते हैं। इसको ऑब्जर्व करना है और उसके आधार पर इसे एक्सप्लेन कर देना है। तो देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि तापक्रम के वितरण तथा उनकी विशेषताओं के आधार पर ग्लोब को 3 प्रमुख कटिबंधों में विभाजित किया गया, तो 3 कौन सा है, उष्ण, शीतोष्ण और शीत कटिबंध। अब ध्यान दीजिए, उष्ण कटिबंध, इसका विस्तार कर्क रेखा से लेकर, यानी इसका विस्तार कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक होता है। अब ध्यान दीजिए, तो पहले आपने क्या बता दिया, विस्तार। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि इसे उष्ण कटिबंध क्यों कहते हैं, तो सौर्य किरण प्रायः विषुवत रेखा पर लंबवत होती है, सीधी पड़ती है, यानी सबसे अधिक आपतन कोण कहाँ होता है, तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में होता है। अब ध्यान दीजिए, लेकिन ऋतु परिवर्तन के साथ इनकी सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन होता है, यानी पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और परिक्रमण के कारण ही सूर्य की जो सीधी किरणें होती हैं वो सीधी किरणें विषुवत रेखा से कर्क रेखा तक और विषुवत रेखा से मकर रेखा तक जाती है। तो अगर कहा जाए ग्रीष्म अयनांत के समय यानी मार्च से जून के समय उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, और शीत अयनांत के समय यानी दिसंबर के समय मकर रेखा पर सौर्य किरण लंबवत हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जब यहाँ पर लंबवत होगा, यहाँ लंबवत होगा, तो इस समय यहाँ का तापमान अधिक हो जाएगा। परंतु इन अक्षांशों के परे सूर्य कभी ऊर्ध्वाधर नहीं होता है, यानी इसके बाद सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती है। भूमध्य रेखा के आसपास वाले भाग में वर्ष भर ऊंचा तापक्रम होने के कारण शीत ऋतु नहीं होती है। भूमध्य रेखा के क्षेत्र में वर्ष भर सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती है, और वर्ष भर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, इसलिए यहाँ का वार्षिक तापांतर नगण्य रहता है। अगर आप इस क्षेत्र में जाएंगे और 1 वर्ष रहेंगे तो लगेगा कि पूरे वर्ष एक ही जैसा मौसम है, और लगेगा गर्मी का मौसम है, कभी ठंड का एहसास होगा ही नहीं। यानी गर्मी और ठंड के समय की बात करें तो वहाँ के टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं के बराबर होता है, और यहाँ तक कि बादल घने होते हैं, इसे दिन और रात के तापमान में भी अंतर नहीं होता है। ये भूमध्य रेखा की विशेषता है। अब ध्यान दीजिए कि कर्क और मकर रेखा के मध्य स्थित जो यह क्षेत्र है, यहीं सूर्य की लंबवत किरणों का प्रभाव रहता है, इसलिए यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसका औसत तापमान इससे उच्च अक्षांशों पर अवस्थित क्षेत्र से अधिक रहता है, और यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम होता है। अब इसके बाद अगर हम आए शीतोष्ण कटिबंध टेम्परेट जोन, तो जैसा पहले भी हिंट दिए, टेम्परेट जोन का मतलब कि एक प्रकार से एयर कंडीशन रूम में आप हैं, ना अधिक गर्मी ना अधिक ठंड, और इसका विस्तार अक्षांशीय विस्तार के आधार पर देखें तो दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, रटना नहीं है, अक्षांश रेखाओं के आधार पर। ये एक तापमान के वितरण को देखते हुए अक्षांशीय विस्तार के आधार पर बांटा गया है। अक्षांश रेखाएं कल्पित रेखाएं होती हैं, तो सिर्फ एक आपको रेफरेंस दिया जा रहा है कि किस प्रकार अक्षांशीय विस्तार के आधार पर आप पृथ्वी की सतह को समांगी मानते हुए डिफरेंट थर्मल जोन में बांट सकते हैं। अब देखिए, इस अक्षांश के बीच में इन भागों में दिन तथा रात्रि की अवधि अधिक होती है, यानी गर्मी के समय यहाँ दिन की अवधि अधिक हो जाती है और ठंड के समय रात की अवधि अधिक हो जाती है। किंतु चाहे गर्मी हो या ठंड हो, कभी भी दिन की अवधि 24 घंटे तक नहीं होती है, या रात की अवधि 24 घंटे तक नहीं होती है, हमेशा 24 घंटे से कम होती है। इस भाग में ना तो अधिक सर्दी पड़ती है, क्यों नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ ऐसा भी नहीं है कि ठंड के समय 24 घंटे के लिए रात हो जाए, और ऐसा भी नहीं है कि सूर्य की किरणें पूरी तरह से तिरछी हो जाए, इसलिए यहाँ ना अधिक सर्दी पड़ती है और ना ही अधिक गर्मी होती है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ ग्रीष्म तथा शीत ऋतु में विशिष्ट अंतर होता है, यानी यह एक ऐसा जोन है जहाँ पर आप ये फील कर पाएंगे कि अब गर्मी का मौसम आ गया और ये ठंड का मौसम आ गया। यानी
जब गर्मी का मौसम होता है तो ट्रॉपिकल रीजन में ठंड के मौसम के समान होता है। जब ठंड का मौसम होता है तो ऐसा लगता है कि बर्फ़ जम गया है। तो यहाँ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, शीत कटिबंध को फ्रिजिड जोन भी कहते हैं, यानी आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव या अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव को शीत कटिबंध कहते हैं। इसका विस्तार दोनों गोलार्ध में 66.5 डिग्री से ध्रुवों केंद्रों के बीच होता है। यहाँ सूर्य की किरणें बहुत तिरछी होती है, तो प्रति इकाई क्षेत्र में सौर ऊर्जा की प्राप्ति सब अन्य अक्षांशों की तुलना में यहाँ कम होगी। साथ में यहाँ आपसे कहा जाए अगर कम होती है तो यहाँ दिन और रात की अवधि 24 घंटे की होती है। जब यहाँ गर्मी का मौसम होता है तो दिन की अवधि 24 घंटे तक हो जाती है, और जब यहाँ ठंड का मौसम होता है तो रात की अवधि 24 घंटे की हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ वर्ष भर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए अन्य अक्षांशों की तुलना में इसे प्रति इकाई क्षेत्र में सौर ऊर्जा की प्राप्ति कम होती है। और गर्मी के समय चाहे 24 घंटे का दिन क्यों ना हो जाए, फिर भी सूर्य की किरणों के तिरछेपन के कारण यानी यहाँ प्रति इकाई क्षेत्र में सौर ऊर्जा की प्राप्ति भी कम होती है, और साथ में यहाँ बर्फ़ जमे होने के कारण सौर ऊर्जा का परावर्तन भी होता है। इसलिए यहाँ का तापमान गर्मी में भी बहुत अधिक नहीं हो पाता है, इसलिए वर्ष भर यहाँ पर ठंड का प्रभाव रहता है। यहाँ तक कि शीत ऋतु के समय यहाँ तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। तो यह था एक एग्जाम्पल। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन किया तापमान के क्षैतिज वितरण को स्पष्ट करें, तो पहले क्षैतिज वितरण में आप बता दिए कि कैसे इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है। फिर उसके बाद उदाहरण के रूप में कर्क मकर रेखा के पास क्यों गर्मी के समय अधिक तापमान अंकित किया जाता है, और फिर जनवरी के टेम्परेचर को और जुलाई के टेम्परेचर को आधार बनाकर आप चाहें तो उसे डायग्राम मैप के द्वारा दिखा भी सकते हैं। और फिर उसके बाद आप तापमान के प्रादेशिक वितरण की बात करेंगे कि तापमान के वितरण में अक्षांशीय विभिन्नता के आधार पर ही पृथ्वी को समांगी सतह मानते हुए ताप कटिबंध को उष्ण, शीतोष्ण और शीत कटिबंध में बांटा गया है या सीमांकित किया गया, ऐसा लिख देंगे। और दूसरा पार्ट जो है वह तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण। तो जैसा कि आप पहले से ये समझ चुके हैं कि समुद्र की सतह से ऊंचाई में वृद्धि के साथ गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम होने के कारण वायुमंडल विरल होता जाता है, जिससे वायु के तापमान में भी कमी आती है। और सतह वायुमंडल के लिए पृथ्वी की सतह ऊष्मा का मुख्य स्रोत है, इसलिए जैसे जैसे हम वायुमंडल के प्रत्यक्ष स्रोत से यानी पृथ्वी की सतह से दूरी बढ़ने के साथ ऊष्मा के प्रत्यक्ष स्रोत से दूरी बढ़ने के कारण वायु का तापमान कम होता है। यहाँ तक आप लिखकर आप कंक्लूड कर सकते हैं कि इस प्रकार तापमान के वितरण में अक्षांश क्षैतिज तल पर केवल अक्षांशीय विभिन्नता ही नहीं बल्कि देशांतरीय या स्थानिक प्रादेशिक विभिन्नता भी देखने को मिलती है। यहाँ तक कि तापमान में कालिक विभिन्नता के कारण मौसम में परिवर्तन भी होता है। और यही नहीं, समुद्र की सतह से ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान के वितरण में ऊर्ध्वाधर तल पर भी विभिन्नता देखने को मिलती है। ऐसे आप कंक्लूड कर सकते हैं। तो देखिए, जो भी यहाँ मैंने स्लाइड में पॉइंट आपको दिखाया, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेंगे? PDF नोट्स के सेक्शन में। वहाँ से देखकर आप इसी प्रकार से अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हुए अपना नोट्स बना सकते हैं। इसके बाद ही आपको देखना है कि थर्मल लैप्स रेट तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण होने पर यानी समझने के लिए पहले वायुमंडलीय आर्द्रता और उसके बाद थर्मल लैप्स रेट को समझेंगे। तो नेक्स्ट डिस्कशन के टॉपिक में इसे आधार बनाते हुए यानी तापमान में जो अब तक आपने समझा है उसे ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। तो फिर मिलते हैं। धन्यवाद।